दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने YouTube चैनल पे वेलकम करता हूं और आज हम लोग BPSC 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एविटेरिया 7500 MCQ सीरीज का सेट नंबर 8 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने डिस्कशन को। इससे पहले हम बता दें कि इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल आप से अपलोड कर सकते हैं और जिसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में या फिर आप डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाके देख सकते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट वहाँ पे ज्वाइन हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, हम लोग थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है पाली भाषा का ग्रंथ मिलिंदा पान्हो राजा मिनेंदर के किस बौद्ध भिक्षु से संवाद के रूप में जाना जाता है। तो मिलिंदा पान्हो जो है आपका, इसमें राजा मिनेंदर और नागसेन के बीच में आपका क्या है, यहाँ पे डिस्कशन है यानी संवाद है। तो मिलिंदा पान्हो में आपका राजा मिनेंदर और नागसेन के बारे में डिस्कशन यहाँ पे दिया गया है। नागार्जुन के बारे में क्या है, नागार्जुन आपको पता होना चाहिए कि इसको आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और इसको इन्होंने शून्यवाद का सिद्धांत जो है प्रतिपादन किया था, शून्यवाद का सिद्धांत, और इनको आइंस्टीन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका नीचे दिए गए विकल्पों में से गढ़वाल वंश, राष्ट्रकूट वंश, सातवाहन वंश और सैयद वंश के संस्थापकों का नामों का सही संयोजन ज्ञात करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल वंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे, चंद्रदेव थे। राष्ट्रकूट वंश के दांती दुर्ग थे और सातवाहन वंश के जो थे सिमुक थे और सैयद वंश के खिजिर खां थे। तो इस हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो हमारा पहला ऑप्शन जो है आपका, ये आपका सही बैठता है। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा सभ्यता पर प्रकाश डालता है। तो आपको पता होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो आपका कहाँ से मिला था, तो आपका पुरातात्विक खुदाई से मिला था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पांडव के राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पे यहाँ पे इनमें से विचार करना है। तो पांडव वंश जो है यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित था, तो आपका सही है। दूसरा, इसकी राजधानी महाबलीपुरम थी, ये आपका गलत है। इसकी राजधानी महाबलीपुरम नहीं थी, इसकी राजधानी जो थी आपके मदुरई थी। महाबलीपुरम किसका था, पल्लव वंश का। पल्लव वंश की राजधानी महाबलीपुरम थी, तो पांडव की थी आपका मदुरई। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे गलत हो गया। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे है, गलत हो गया, यहाँ गलत हो गया और यहाँ गलत हो गया। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 3 और 4। तो यहाँ पे क्या है, यह सुदूर दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में अवस्थित है। इसे मोतियों का देश कहा जाता है और यहाँ का समाज जो था मातृसत्तात्मक था, याद रखना है। तो 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ये आपका जुसेपी मैत्सिनी को बताया था। तो मैटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया है, तो जुसेपी मैत्सिनी इसने बताया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दी थी। तो ये किसने दिया था शरण, तो ये आपका संभाजी ने दिया था। तो निम्नलिखित में से किस मराठा शासक ने औरंगजेब के पुत्र अकबर को अपने दरबार में शरण दिया था, तो ये थे संभाजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है महीचंद्र और चंद्रदेव किस वंश से संबंधित है। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा चंद्रदेव जो आपका गढ़वाल वंश के फाउंडर है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका ऑप्शन जो हो जाएगा गढ़वाल वंश, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है मुगल प्रांतीय प्रशासन में सामान्य तौर पर दीवानी का संबंध किससे होता है। तो दीवानी का संबंध जो था आपका राजस्व प्रशासन से, राजस्व प्राप्ति से होता है। तो राजस्व प्रशासन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दीवानी जो देते हैं आपको राजस्व एकत्रित करने के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा आयोग जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से संबंधित सुझाव के लिए गठित किया गया था। देखिए अकाल से संबंधित जो आपका कमीशन गठन हुआ था, 4 कमीशन को गठन किया गया था, जिसमें से जो पहला था आपका कौन सा, अस्ट्रेची आयोग था। 1878 से 80 के बीच में आपका यहाँ पे किया गया था। यहाँ पे अस्ट्रेची आयोग यहाँ पे किया गया था। इसके बाद जो है दूसरा जो आयोग बना था ये आपका 1898 में बना ना, 1898 में बनाया था, जो कि लॉयल आयोग के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो अकाल कमीशन बना था वो था आपका मैकडोनल्ड आयोग और ये 1901 में आपका स्थापना हुआ था। तो अस्ट्रेची आयोग 1878 से 80 के बीच में हुआ था। लॉयल आयोग जो है 1898 में हुआ था, उसके 20 साल बाद, और 1901 में आपका मैकडोनल्ड आयोग हुआ था। और एक और जो अकाल हुआ था 1944 में अकाल कमीशन बना था, जो कि बंगाल फेमाइन से रिलेटेड था और ये जो है आपका जॉन वुडहेड के द्वारा किया गया था, याद रखना है। बहुजन समाज के संस्थापक कौन है। तो बहुजन समाज के संस्थापक है आपका मुकुंद राव पाटिल, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। बहुजन समाज के संस्थापक मुकुंद राव पाटिल हो जाएंगे। BR अम्बेडकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को हो जाएंगे। मूक नायक इन्होंने लिखा है। बहुत सारी चीज़, इनकी डेथ होती है 1956 में डेथ होता है। ज्योतिबा फूले जो है आपका कहाँ से संबंधित है, महाराष्ट्र से है आपका। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी और गुलामगिरी बुक लिखा है। आप मेरे को बताएंगे MG रानडे कौन थे, इनके बारे में कुछ आप बताएंगे।
नेक्स्ट है बॉयज एसोसिएशन का गठन जो है बिहार के किस स्थान पर किया गया था? तो बॉयज एसोसिएशन का गठन आपका दरभंगा में हुआ था। तो बॉयज एसोसिएशन का गठन जो है दरभंगा में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार कॉमिक सेवक दल की गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो बिहार कॉमिक सेवक दल की गठन जो है किया गया था ये आपका 1921 में, जब एनसीएम चला था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो उस दौरान यहाँ पे किया गया था 1921 में बिहार कॉमिक सेवक दल। नेक्स्ट है निम्न में से किस गवर्नर जनरल को मार्क्विक्स की उपाधि प्रदान की गई थी? तो ये थे आपके वेलेजली को मार्क्सविक्स की उपाधि धारण की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है लिट्टन के समय में प्रमुख कार्य कौन कौन से नहीं थे? कौन सा इनमें से कार्य नहीं था लिट्टन के टाइम में? तो पहला आपका सिविल सेवक परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटा के 19 वर्ष कर दिया था, ये आपका सही है। अकाल आयोग का गठन किया गया था 1878 80 के बीच में, मैंने बताया था आपको। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आपका यहाँ पे किया गया था। और लास्ट है सती प्रथा का अंत जो है आपका, ये किसने किया था? ये बेंटिक ने किया था। ये यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौते में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो ये था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको हम सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट कहते हैं। याद है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। और इस आंदोलन को इसको जो बुलाने में सबसे इंपॉर्टेंट योगदान किसका था? तेज बहादुर सप्रू का था। इनके वजह से गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। और इसमें जो पैक्ट होता है, इस पैक्ट में किस आंदोलन को रोकने का प्रयास था? तो था सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने का प्रयास था। फिर यहाँ पे देखें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन को पहचानना है। याद रखना अविश्वास प्रस्ताव जो है मंत्रिपरिषद में विश्वास की कमी व्यक्त करने के लिए वाला प्रस्ताव है, ये आपका सही बात है। दूसरा है विश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 50% सदस्यों की मंजूरी होना चाहिए। यहाँ पे प्रतिशत नहीं होगा, ये आपका 50 सदस्यों की मंजूरी होना चाहिए। प्रतिशत यहाँ पे गलत दे रखा है, तो यही हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट है लोकसभा और अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा की प्रक्रिया और आचरण के नियमों के प्रावधान द्वारा शासित होता है। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो कौन सा सही है आपका? तो 1 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है नो कॉन्फिडेंस मोशन चाहे कॉन्फिडेंस मोशन का हमारे संविधान में जिक्र नहीं है। किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षकरण रिट को जारी किया जाता है? तो ये आपको जो है आपका हैबेक कॉर्पस जो है आपका रिट जारी होता है आपका दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के से होता है। तो यहाँ पे जो हैबेक कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षकरण हम रिट जारी करते हैं कि दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी कर देता है, तो उस समय हम ये रिट लगाते हैं। नेक्स्ट है भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये आपका संवैधानिक अधिकार है। तो भारत में निर्वाचित होने एवं मताधिकार का अधिकार कैसा है? तो आपका संवैधानिक अधिकार है आपका। नेक्स्ट है योजना किस सूची का विषय है? तो आपका समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि इस योजना जो है आपका प्लानिंग कोई भी कर सकता है, आपका राज्य कर सकता है, स्टेट कर सकता है या फिर सेंटर कर सकता है। नेक्स्ट है भारत की समेकित निधि से क्या व्यय किसके अनुमोदन से किया जाता है? तो समेकित निधि से जो व्यय होता है वो आपका संसद करता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और ये जो आपका कंसोलिडेटेड फंड जो हो जाएगा यहाँ पे आर्टिकल 266 होता है कंसोलिडेटेड फंड से। अगर हम बात करें कंटीजेंसी फंड तो आपका 267 आर्टिकल आता है कंटीजेंसी फंड, और कंटीजेंसी फंड से निकालने का जो करता है वो आपका प्रेसिडेंट करता है। कंसोलिडेटेड फंड जो होगा आपका संसद करेगा, कंटीजेंसी होगा आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट करेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के व्यय से संबंधित है? तो लोक सेवा आयोग का जो लोक सेवा आयोग होता है उसका व्यय से संबंधित होगा आपका एक्सपेंडिचर संबंधित है आपका आर्टिकल 322 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 322 इसका करेक्ट आंसर होगा। आप मेरे को आर्टिकल 320 से संबंधित, आर्टिकल 320 किससे संबंधित है? इजी क्वेश्चन है, आप मेरे को जरूर बताइएगा। और ट्रिब्यूनल का संबंध है 323 ए से हो जाएगा। ट्रिब्यूनल जो होगा आपका आर्टिकल 323 हो जाएगा। और ट्रिब्यूनल जो है अगर हम बात करते हैं एनजीटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? आपका 2010 में हुआ था एनजीटी का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कृषि पद्धतियों का सही क्रम है? तो कृषि में हम क्या करते हैं? सबसे पहले मिट्टी तैयार करते हैं, फिर आपका सिंचाई, फिर मिट्टी तैयार करेंगे, बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर कटाई करेंगे। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले हम मिट्टी तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम बुआई करेंगे, उसके बाद हम सिंचाई करेंगे और तब जाके लास्ट में कटाई करेंगे। नेक्स्ट है तातीपाका रियल तेल रिफाइनरी जो है कहाँ पे स्थित है? तो आपका आंध्र प्रदेश में है। तातीपाका जो है तेल रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी जो है आपका आंध्र प्रदेश में है, याद रखना है। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा गाजा स्ट्रिप के पास स्थित है? तो गाजा स्ट्रिप आपको पता होगा कि जो इजराइल फलस्तीन के बीच में जो लड़ाई हो रहा है ये आपका गाजा स्ट्रिप के आसपास होगा। और यहाँ पे जो है गाजा स्ट्रिप जो है आपका भूमध्य सागर के मेडिटेरियन सी के आसपास है। और यहाँ पे जो है एक ज्वालामुखी पाया जाता है स्ट्रोम्बोली, जिसको भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं।
नेक्स्ट है राज्यों के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता सही यहाँ पे सही क्रम में इंगित करना है। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे, केरल में है, फिर आपका मिजोरम में है, उसके बाद जो है आपका यहाँ पे केरल, मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, फिर गोवा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाला हमारा ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस हिसाब से आप जा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा केरल है, फिर उसके बाद मिजोरम है, उसके बाद जो है गोवा है, उसके बाद त्रिपुरा है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टाइम के बीच में क्या है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है 1/t होता है। सिंपल है क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t होगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/t इसका करेक्ट आंसर 26 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है घर्षण बल निम्न में से किस पर कार्य करता है। तो घर्षण बल जो आपका बल की दिशा के विपरीत काम करता है, यानी फ्रिक्शन जो आपका अपोजिट होता है आपका किसके, ये आपका फोर्स के। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे एक डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दूसरे डायरेक्शन में। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नकारात्मक त्वरण, जो नकारात्मक आपका निगेटिव एक्सेलरेशन होता है निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है। तो आपका वेलोसिटी के, यानी जो आपका निगेटिव एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी के अपोजिट होता है, तो वेग के अपोजिट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह अभिक्रिया करता है। देखिए कांच किसका बनता होता है, अगर आपको पता हो कुछ कांच जो बनता है सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का बनता है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो है कांच बनता है, तो इसी से अभिक्रिया कर जाता है, इसलिए आप जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें नहीं रखते। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयोजकता यानी वैलेंसी के इलेक्ट्रॉन सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दिया था आपका कोसेल व लुईस ने दिया था। तो संयोजकता यानी वैलेंसी के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत का प्रतिपादन जो आपका कोसेल व लुईस ने दिया था। रदरफोर्ड ने आपका यहाँ पे न्यूक्लियस का खोज किया था, चैडविक ने आपका न्यूट्रॉन का खोज किया था, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का, और किसने, और गोल्ड आइंस्टीन ने किसने, प्रोटॉन का किया था। नील बोर जो आपका यहाँ पे एटॉमिक थ्योरी, क्वांटम थ्योरी यहाँ पे दिया था, याद रखना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो दिया था नील्स बोर ने दिया था। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो आपका आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सी धातु शीतल व गर्म दोनों दशाओं में जल से अभिक्रिया नहीं करती है, तो आयरन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि क्या होता है अतिरिक्त AgBr को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए। तो AgBr के यानी से विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप को निकालने के लिए उसका हम सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं फोटोग्राफी में। निम्न में से कौन सी, याद रख सिंपल सा ये भी पूछता है का फोटोग्राफी में हम किसका यूज करते हैं, तो सोडियम थायोसल्फेट का यूज करते हैं, ये भी आपको याद रखिएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी जो है वायरल संक्रमण के द्वारा होती है। तो मलेरिया आपका प्लाज्मोडियम से होता है, टाइफाइड आपका जो है बैक्टीरिया से हो जाएगा, हैजा भी आपका लगभग बैक्टीरिया से होता है, और यह जुकाम जो होता है आपका ये आपका वायरल संक्रमण से होता है। तो वो जुकाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे जो है निकट दृष्टि दोष में आपका जो मायोपिया हो जाएगा, आपका ये मायोपिया कहते हैं इसमें। तो मायोपिया में इसमें नेत्र लेंस की मोटाई बढ़ जाती है, सही बात है। इसमें प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनता है, तो रेटिना पर नहीं बनता है, तो रेटिना के आगे बनता है यहाँ पे। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट गलत है। इसमें नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, और नेत्र लेंस जो होता है आपका नेत्र गोलक की त्रिज्या में वृद्धि हो जाती है, और इसका जो पावर होता है आपका निगेटिव हो जाता है। तो निगेटिव होगा यानी कन्वेव लेंस है। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक कोशिका से संबंध में क्या होता है। तो यहाँ पे जो इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, सही बात है। इसमें श्वसन तंत्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे इसमें 80S प्रकार के लाइबोसोम होते हैं, ये भी सही है। इसमें रितिका उपस्थित नहीं होती, यह गलत है, रितिका उपस्थित। इसमें जो है आपका जो यूकैरियोटिक में होता है सभी चीज़ें प्रेजेंट होता है, बाकी जो प्रो होता है उसमें नहीं होता है कुछ चीज़। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे यूकैरियोटिक में सब चीज़ होता है। तो यहाँ पे 1, 2 और 4 सही है, तीसरा वाला गलत है। नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक है। तो आपका प्रोटीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन से ही बनता है आपका नाइट्रोजन से ही बनता है प्रोटीन। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोल जो है विद्युत चालक नहीं है। तो विद्युत चालक आपका एसिटिक का घोल होता है, एसिटिक एसिड का घोल होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का घोल होता है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का घोल होता है। लेकिन जो ग्लूकोज का घोल होता है आपका विद्युत चालक नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। कौन करता है भाई, तो ये करता है आपका एंडोस्पर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है कौन, एंडोस्पर्म, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने का सरल इलाज कौन सा है। तो एंटीबायोटिक्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद रखना है पहला एंटीबायोटिक कौन सा था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था, और उसका नाम क्या था आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
39 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट है मॉर्फिन निम्न में से किससे प्राप्त होता है? तो फल से होता है। मॉर्फिन जो होता है आपका कहाँ से मिलता है? फल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नकद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका साक्ष्य जम पे क्या होगा? अगर यहाँ पे नकद कोष अनुपात में अगर कमी कर देंगे यानी कम कर देंगे तो बैंकों को लोन देने के लिए ज़्यादा पैसा रहेगा, और ज़्यादा पैसा देगा तो क्या होगा? उसका साक्ष्य क्या होगा? तो वह बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्य की पूर्ति यथावत रहने पर, यानी जो सामान है उसका पूर्ति होगा सेम रहता, यानी जो सामान का सप्लाई सेम है लेकिन उसकी जो मांग है, डिमांड जो है बढ़ गई है। सप्लाई सेम है, डिमांड बढ़ गया है, जिससे क्या होगा? तो इस डिमांड को अगर लोग डिमांड ज़्यादा कर रहा है, लोग तो ज़्यादा डिमांड करेगा तो लोग के पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए, तब जाके ज़्यादा डिमांड करेगा। और जिससे क्या होगा यहाँ पे? तो लोग जो है पैसा कहाँ से लेंगे? बैंक से लोन लेंगे, और लोन लेंगे तो क्या होगा? इंटरेस्ट क्या होगा? बढ़ाएगा वो, तो यहाँ पे ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगा। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यदि द्रव्य की पूर्ति यथावत रहती है, सप्लाई सेम रहता है और डिमांड बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होगा? आपका ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल नीश, क्या किससे संबंधित है? तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र से, यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र से जीव की अस्तित्व परक एवं क्रियात्मक संबद्धता है, यानी सिंपल सा इकोलॉजिकल नीश जो आपका संबंधित है पारिस्थितिकी तंत्र से हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविकीय घटक है? अजैविकीय मतलब जिसमें लाइफ नहीं है, तो इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ है, इसमें लाइफ है, किसमें लाइफ नहीं है? तो इसमें लाइफ जो है नहीं है, तो ये हमारा क्या होगा? अजैविकीय घटक हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये तरीके से। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में कौन सा देश जो है समूह आसियान का सदस्य है? तो आसियान का लॉस कंबोडिया ब्रुनई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कौन है? आपका हांगकांग नहीं है, यहाँ पे आपका ताइवान नहीं है, और यहाँ पे आपका जो है फिजी नहीं है। तो बाकी ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आसियान में 11 देश आते हैं, लगभग 10 देश है, और अभी तिमोर लिस्ट से जो है नया ऐड हुआ है। नेक्स्ट है कलमकारी पेंटिंग कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कलमकारी पेंटिंग आई थिंक मेरे ख्याल से साउथ इंडिया का, आंध्र प्रदेश के आसपास का है। तो ये आपका दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी को कलमकारी पेंटिंग कहते हैं, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और वर्ली पेंटिंग कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। पट्टचित्र उड़ीसा का हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो है मधुबनी पेंटिंग जो है आपका कहाँ का है? बिहार का हो जाएगा। सिमलीपाल कहाँ पे? उड़ीसा में हो जाएगा। नौकरे कहाँ पे? मेघालय में। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में, और दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा 47 का डी हो जाएगा। 47 का हमारा डी सिंपल सा है। कोल्ड डेजर्ट कहाँ पे? डी का 1 हो जाएगा। डी का 1 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। किस ग्रंथ को तमिल साहित्य का बाइबल एवं तमिल साहित्य का आधार ग्रंथ मानते हैं? तो बाइबल जो माना जाता है तो आपका कुरल को मानते हैं। तिरुकुरल इसका करेक्ट आंसर होगा। तमिल साहित्य का बाइबल कहते हैं तिरुकुरल को। अगर हम तोलकाप्पियम क्या है? ये आपका ग्रामर है, तमिल ग्रामर जो है आपका तोलकाप्पियम कहते हैं, और बाकी जो बाइबल कहते हैं तिरुकुरल को बाइबल कहते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस जो है इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका अहमदाबाद में बनाया गया है इन स्पेस का मुख्यालय। और लास्ट में है क्या? केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP का प्रारंभ किया था, ये 2019 में आपको प्राप्त हुआ है। 19 में इसका फाउंडेशन हुआ है। तो ये मेरा आज का सेट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।